गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान सागर क्लासेस। और आज आप लोगों का सीएमए फाइनल का जो ये पेपर है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ये दिसंबर 2025 के लिए आज ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। और इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग इस पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं कि किस तरीके से हमने आंसर लिखे होंगे, किस तरीके से हमें आंसर देना था, क्या आंसर उसका होना चाहिए था, वो सारा हम इस एक ब्रीफ और एक शॉर्ट वीडियो के अंदर फटाफट से एक क्विक रिव्यू लेने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन पेपर का जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर ए, उस पार्ट नंबर ए की तरफ अपन चलते हैं। जो पार्ट ए हमारे से पूछा गया था 30 मार्क्स के लिए। चलिए देखिए, इसमें है ना, सबसे पहले ऊपर लिखा गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। 1 to 4th आर बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो, रेस्ट आर इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे से, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर, मतलब फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके फोर्थ पार्ट तक, ये जो हमारे को पूरा एक सिनेरियो दे रखा है उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन बेस्ड किए गए हैं। इसमें लिखा गया हाईवे लिमिटेड इज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। मतलब एक हाईवे लिमिटेड एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग जो 3 स्टेट्स के हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ईच ऑफ 3 स्टेट गवर्नमेंट होल्ड 15% शेयर्स इन द कंपनी। और तीनों के तीनों जो गवर्नमेंट है वो उस कंपनी के अंदर कितना परसेंट, 15% शेयर्स को होल्ड करते हैं। The company appointed Mr. Parimal, chartered accountant, by ordinary resolution as a statutory auditor for the financial year 2024-25 after observing due formality। और कंपनी ने क्या करा, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कोई मिस्टर परिमल नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। रेम्यूनरेशन वाज फिक्स्ड एट ₹2 लाख। उनका जो रेम्यूनरेशन डिसाइड किया गया 2 लाख रुपए डिसाइड किया है। बट सम मेंबर ओपोज्ड, कुछ मेंबर्स ने ओपोज किया है, स्टेटिंग दैट अप्रूवल ऑफ सीएजी वाज रिक्वायर्ड एंड द रेजोल्यूशन बी पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। कि भाई आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करना था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था, प्लस आपको सीएजी का भी रिक्वायरमेंट अप्रूवल का था। ऐसा कुछ मेंबर्स ने ओपोज किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर परिमल हैड टेन्योर टिल 31 मार्च 2025। और इन्होंने कहा कि उनका जो टेन्योर होगा वो 31 मार्च 2025 तक रहेगा। बट ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम रिजाइंड ऑन 15 जनवरी 2025। और उन्होंने रेजिग्नेशन कब डाल दिया, 15 जनवरी 2025 को दे दिया। मतलब वो 31 मार्च तक कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। बोर्ड अपॉइंटेड अनदर ऑडिटर ऑन 25 जनवरी 2025। और बोर्ड ने क्या करा, बोर्ड ने एक नया ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। कितनी तारीख को, 25 जनवरी 2025 को। अब अपने को 4 क्वेश्चन जो है वो इस सिनेरियो के बेस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला सिनेरियो अपन देख लेते हैं। द ऑडिटर हैज नॉट इन्फॉर्म टू द आरओसी एंड हैज नॉट फाइल्ड फॉर्म ADT 3, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब कि इसमें सबसे पहले आपसे जो पूछा गया, सबसे पहले आपको जो बोला गया है उसमें ये बोला गया कि आप ये बताइए कि ऑडिटर साहब ने जो है वो अपना, मतलब आरओसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया और उन्होंने फॉर्म नंबर ADT 3 जो हमारे को आरओसी को फाइल करना होता है वो भी अपन ने फाइल नहीं किया है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो कॉन्सिक्वेंस में सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि लाइबल फॉर 50,000 पेनल्टी, कि या तो 50,000 रुपए की जो है वो पेनल्टी उनके ऊपर लगा दी जाए, या 500 रुपए पर डे, साथ में लिखा है 500 रुपए पर डे फॉर कंटेनिंग डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 2 लाख। 500 रुपए पर डे का डिफॉल्ट अपन के हिसाब से, मतलब 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। उसके अलावा 2 लाख पेनल्टी और 1,000 रुपए पर डे फॉर कंटेनिंग डिफॉल्ट। या फिर बोलता है मिनिमम 50,000 रुपए, मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी जाए। और या बोलता है पेनल्टी ऑफ 50,000 की 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी जाए। तो देखा जाए तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा नंबर 1 कि 50,000 रुपए की पेनल्टी के लिए वो लाइबल होंगे। दूसरी बात कि 500 रुपए पर डे का फाइन लगता चला जाएगा, लेकिन कितने रुपए तक में लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक में। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। न्यू ऑडिटर ऑज टू द कंपनी ₹2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए के अमाउंट की बात हुई है। इज ही एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, की क्या उसको कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करा जा सकता है। फिर लिखा है द थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ इंडेटनेस इज ₹5 लाख, सो ही कैन कंटिन्यू। मतलब जो लिमिट है अमाउंट की इंडेटनेस की वो 5 लाख रुपए है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। लिमिट ऑफ इंडेटनेस इज ₹2 लाख, सो he can continue. No, he is not eligible as he exceed the limit of ₹1 लाख। इन्होंने कहा कि नहीं, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि लिमिट 1 लाख को क्रॉस कर गई है। क्वेश्चन में 2 लाख दिया हुआ है। और डी में लिखा हुआ है द लिमिट ऑफ इंडेटनेस इज ₹1 लाख फॉर सिक्योरिटी हेल्ड बाय रिलेटिव, बट फॉर ऑडिटर देयर इज नो लिमिट ऑफ डेट, सो ही कैन कंटिन्यू। ये एक अजीब सा ऑप्शन इन्होंने दे दिया। तो देखो, देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आएगा इंडेटनेस ऑफ ₹5 लाख वाला, मतलब कि ए आंसर पे अपन टिक करेंगे। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें आफ्टर अपॉइंटमेंट एट द जनरल मीटिंग ऑडिटर वाज फाउंड टू बी इन
इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मतलब जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद में पता लगा कि वो ऑडिटर साहब तो फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, कितने रुपए के, अमाउंटिंग टू रुपीज 1.5 CR, मतलब 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने करा। एंड जीएसटी अथॉरिटीज चार्ज, और जो जीएसटी अथॉरिटीज थी, उन जीएसटी अथॉरिटीज ने क्या करा, जीएसटी अथॉरिटीज ने उनके ऊपर कोई चार्ज कर दिया, मतलब आरोप लगा दिया, केस कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है। कैन ही कंटिन्यू एज एन ऑडिटर, क्या वो ऑडिटर के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं? तो लिखा है ही कैन नॉट कंटिन्यू एज एन ऑडिटर, ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर अनलेस कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। फिर लिखा ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर अनलेस डिबार्ड बाय नेफ्रा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और ही कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर इवन इफ कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कि कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उसके बाद में भी वो जो है वो अगले 5 साल कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका आंसर होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि वो ऑडिटर के तौर पे कंटिन्यू करेगा जब तक कि कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता, दोषी या अपराधी नहीं ठहरा दिया जाता, उसके लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर नहीं कर दी जाती, तब तक वो ऑडिटर आपकी पोजीशन को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद में आते हैं, मिस्टर परिमल हैज नॉट कंप्लीटेड ऑडिट एंड नॉट साइन द बैलेंस शीट, जब ऑडिट ही कंप्लीट नहीं हुई तो ऑडिट के बाद जो बैलेंस शीट है उसको साइन करने की बात भी जो है वो नहीं आती है, तो उसने बैलेंस शीट भी साइन नहीं करी। ये कहता है कि व्हाट विल बी हिज रेम्यूनरेशन, मतलब कि उसके रेम्यूनरेशन का क्या होगा। इसमें लिखा है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन, क्योंकि उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कोई बैलेंस शीट को साइन नहीं किया। ही कैन क्लेम ओनली एक्सपेंसेस नॉट ऑडिट फीस, कि वो अपने खर्चे क्लेम कर सकता है, ऑडिट फीस को जो है वो क्लेम नहीं करेगा। और उसके बाद में लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन में बी डिसाइडेड बाय शेयर होल्डर एज पर द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट की टर्म्स के हिसाब से उसका जो रेम्यूनरेशन है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर अगेन। एंड ही कैन क्लेम रीजनेबल फीस नॉट ऑडिट फीस, ऑडिट फीस तो बात ही नहीं होती, क्योंकि ऑडिट फीस तो तब मिलती है जब आप ऑडिट का अपना पूरा काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपने ऑडिट कंप्लीट ही नहीं करी तो आपको रीजनेबल फीस मिल रही है फॉर वर्क डन एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इसका जो आंसर जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर वो होगा आंसर नंबर डी, जिसमें कि बोला गया कि आप केवल अपनी रीजनेबल फीस कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, वो आप अपने अपॉइंटमेंट के टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो नीचे दिया गया है। इसमें लिखा गया द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ ए कंपनी शैल हैव द राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर ऑपरेशन नेमली। देखिए, यदि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कंपनी के शेयर होल्डर ऐसा फील करते हैं कि हमारे साथ में ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो हमारे पास में एनसीएलटी जाने का एक ऑप्शन होता है, हम जाकर एनसीएलटी अपील कर सकते हैं। उस वाले क्वेश्चन को यहां पर इन्होंने क्या करा है, उस वाले क्वेश्चन को यहां पर इन्होंने पूछा है, यहां पर इन्होंने जो है वो दिया है, और उसमें बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। उसमें लिखा गया इन केस ऑफ कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, यदि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के कम से कम 100 मेंबर अप्लाई कर सकते हैं। इसी से कनेक्टेड इन्होंने ये वाला पॉइंट भी डाल दिया, लेकिन इसको सेकंड नंबर के पॉइंट पे डाला है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस, यानी कि या तो 100 मेंबर या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 10%, और एनी मेंबर और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, या फिर कौन से वाले, जिनके पास में आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल का 10% का पार्ट हो, 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल का 10% या 1/10 हो। और ये बोलता है वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए कितना बोल रहा है, उसके लिए बोल रहा है नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा कौन सा वाला हो जाएगा। अच्छा, एक उन्होंने और लिखा है एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 and 2 ओनली दिया हुआ है, 1 and 3 ओनली दिया हुआ है, 2 and 4 ओनली दिया हुआ है, और ओनली 4 दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं ये वाला और ये वाला दोनों कनेक्टेड है। जो कंपनी शेयर कैपिटल वाली है उनके लिए आंसर है ये वाला, और जो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है उनके लिए ये वाला है। तो देखा जाए तो ये तीनों हो सकता है। इसका मतलब हमारा आंसर जॉइंट में क्या होगा, एनी ऑफ द अबव। इसका मतलब हम आंसर टिक करेंगे आंसर नंबर डी, ठीक है। उसके बाद में आइएगा एम्बिशन आईएनसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन यूएसए। ये कंपनी रजिस्टर्ड है यूएसए के अंदर। डूइंग बिजनेस इन यूएसए, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा कि ये कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है। बिजनेस रजिस्टर्ड है भारत के बाहर, भारत के बाहर ही कंपनी अपना जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है, भारत के बाहर ही कंपनी काम कर रही है। कंपनी ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन मोड पे किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना काम नहीं कर रही है इंडिया के अंदर, राइट। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज अ फॉरेन कंपनी, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इट विल बी अ फॉरेन कंपनी वंस इट स्टार्ट्स बिजनेस इन इंडिया। और लास्ट का तो मजेदार ऑप्शन दिया है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो आप यदि देखेंगे तो इसमें आंसर डी आएगा, क्योंकि उसमें बी ऑप्शन में बोला गया इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये फॉरेन कंपनी कब होती, जब ये विदेश में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहां पर हो, वो हो भारत के अंदर, वो हो इंडिया के अंदर।
तो अपन इसको क्या मानेंगे, तो अपन इसको मानेंगे कि ये एक फॉरेन कंपनी है। तो अभी इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन में लिखा है इट इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। तो एक तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसमें नॉट ए फॉरेन कंपनी के साथ में क्या होगा, इसमें लिखा है सी ऑप्शन, इट विल बी अ फॉरेन कंपनी। मतलब ये फॉरेन कंपनी बन जाएगी, कब बन जाएगी, वंस इट स्टार्ट्स बिजनेस इन इंडिया, कि यदि वो भारत में अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दे तब। तो इसलिए आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। सो फाइनल हमारा जो कंक्लूडिंग आंसर होगा, वो फाइनल हमारा कंक्लूडिंग आंसर कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसमें लिखा गया, ये आपके आईबीसी वाले जो चैप्टर है, उस आईबीसी वाले चैप्टर से ये सवाल लिया गया, ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें लिखा गया अंडर द आईबीसी 2016 वेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज रिक्वेस्टेड, जहां पे टाइम का एक्सटेंशन आपका डिमांड किया गया हो, कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड, वेयर विद इन अ पीरियड, मतलब एक्सटेंशन यदि रिक्वेस्ट किया है तो हमारे को हमारा जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट है प्रोसीजर, वो कितने दिन के अंदर हमारे को कंप्लीट कर लेना है, वो हमारे को एक्सटेंशन आने के बाद भी 180 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, 180 डेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स आर डन बाय, बट ऑफ कोर्स ही बात है इंडिपेंडेंट जो रेटिंग एजेंसीज होती है, आंसर देखने से ही पता लग रहा है सर वो रेटिंग एजेंसीज ही हमारे को हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेटिंग देंगी। तो इसमें केवल और केवल जो थर्ड वाला आंसर है वो ये वाला आंसर आएगा इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, फिर इसमें लिखा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, एक बहुत मतलब ईजी भी है और ट्रिकी भी क्वेश्चन इन्होंने दिया, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अमाउंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी, 1 2 3 4 एक्टिविटी में से क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं है। तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, सोलर एनर्जी यानी कि जो आज की तारीख में हम सोलर एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी सेव कर रहे हैं, वो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसी तरीके से आप देखा जाए तो 4th नंबर पे आप आइएगा, पहले प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग फॉर फॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्टेशन करने के लिए हमारे को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, फॉरेस्टेशन करना, वो भी हमारे को जरूरी है, तभी जाकर हमारे पेड़ पौधे टिक पाएंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन हो पाएगा, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो पाएगा। और एक लास्ट वाले पॉइंट को मैं देखूं तो इसमें लिखा हुआ है पेडी कल्टीवेशन, तो पेडी कल्टीवेशन से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो हमारा एक बिजनेस का टाइप है, वो तो हम बिजनेस रूटीन नेचर में करते हैं, ये एक्टिविटी तो हमारी रूटीन नेचर में चलती है, तो इसलिए कभी भी अपन इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा सी। उसके बाद में अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हालांकि बहुत मजेदार क्वेश्चन इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने कहा कंपटीशन एक्ट से ये वाला क्वेश्चन आया है, ज्योतिराजन ट्रेडिंग इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का बिजनेस कर रहा है, परचेज्ड सम रेफ्रिजरेटर, उन्होंने रेफ्रिजरेटर परचेज किए बट हैज नॉट पेड द अमाउंट, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया। दे वर नॉट फॉर हिज पर्सनल यूज, वो रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए नहीं थे, तो मान लेते हैं कमर्शियल यूज के लिए थे। फिर आगे लिखा है एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट वेदर ही इज अ कंज्यूमर और नॉट एंड वाई, क्या उसको कंज्यूमर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात तो कंज्यूमर की जो डेफिनेशन की अपन बात करें तो कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट परचेज करता है या माल या गुड्स परचेज करता है और उसके लिए क्या करता है, उसके लिए पैसा देता है या पैसा देने का कमिटमेंट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना तो पैसा दिया गया ना पैसा देने के कमिटमेंट की बात कर रहा है, एक बात। तो वो बंदा जो ना पैसा दे रहा है ना पैसा देने का कमिटमेंट करता है, तो वो दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा। तो इसलिए यदि अपन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो आप इसमें देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही इज नॉट ए कंज्यूमर, सो ऑल्सो एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट एज इट इज कमर्शियल इन नेचर, कि भाई वो कंज्यूमर नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, और दूसरी बात की कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से ये कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है, जबकि उसमें खुद के कंजम्पशन की बात होती है। दूसरा फिर इसमें देखें एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ही इज ए कंज्यूमर, की वो कह रहा है कि कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से तो वो कंज्यूमर है, बिकॉज द परचेजर ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर, कि भाई जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो ये बोलता है कि नहीं आपने चाहे उसको कमर्शियल पर्पज के लिए लिया या आपने रीसेल पर्पज के लिए आपने परचेज किया, हम तो आपको क्या मान के चलेंगे, हम तो आपको कंज्यूमर मान के चलेंगे। और तीसरा नंबर यहाँ लिखा सिंस ही हैज नॉट पेड द फुल अमाउंट, कि उसने पूरा अमाउंट पे नहीं किया, सो ही कैन नॉट कंसिडर्ड ए कंज्यूमर, इसलिए उसको अपन कंज्यूमर ट्रीट नहीं करेंगे। और आफ्टर पेमेंट ओनली ही कैन हिज क्लेम अराइजेज, कि जब वो पैसा दे देगा तब उसका क्लेम अराइज होगा। तो बट ऑफ कोर्स ही बात है। और एक ऑप्शन और है कॉम्पिटिशन एक्ट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट सच ट्रांजेक्शन एंड देयरफॉर ही इज नॉट अ कंज्यूमर, तो कॉम्पिटिशन एक्ट ऐसा ट्रांजेक्शन प्रोहिबिट नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, बट लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे को देखना पड़ेगा पहले, तो उसके हिसाब से उस बंदे ने पहले हमारे को ये देखना है पैसा दिया कि नहीं दिया, तो आंसर बोलता है नहीं दिया। ऊपर क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि पूरा अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ, ना कमिटमेंट हुआ, ना प्रॉमिस हुआ।
और दूसरी बात कि जब वो पेमेंट हमारे को मिल जाएगा तभी जो है वो उसका कोई क्लेम अराइज हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आंसर हमारा वाला हो जाएगा आंसर नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें लिखा गया डिबेंचर ट्रस्टी कैन बी। ये डिबेंचर ट्रस्टी कौन हो सकता है? मर्चेंट बैंकर, शेड्यूल्ड बैंक, एनबीएफसी, एनी एंटिटी रजिस्टर्ड विद द सेबी एज सच। तो आपको ध्यान रखना है, देखो मर्चेंट बैंकर भी हो सकता है, शेड्यूल्ड बैंक भी हो सकता है और एनबीएफसी भी हो सकता है, लेकिन आंसर में डी में कहीं पर भी ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखा है। उन्होंने बहुत ट्रिक लगाकर एक आंसर नीचे डी में दिया, एनी एंटिटी रजिस्टर्ड विद द सेबी। तो देखिए यदि आपका मर्चेंट बैंकर, शेड्यूल्ड बैंक और एनबीएफसी तीनों यदि सेबी के साथ में रजिस्टर्ड हो तो ही क्या होगा, तो ही वो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं। इसलिए हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा वो एक्यूरेट आंसर होगा एनी एंटिटी। तो एनी एंटिटी में क्या हुआ, बैंकर भी आ गया, शेड्यूल्ड बैंक भी आ गया और एनबीएफसी भी आ गया। तो आपका आंसर कौन सा वाला होगा? आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया एलिजिबल बोरोवर कैन रेज अप टू व्हाट मिलियन ऑफ यूएस डॉलर अमाउंट थ्रू ईसीबी इन ऑटोमेटिक रूट अंडर द फेमा 1999। ऑफ कोर्स सी बात है, हमारे को लिमिट वहां पे कितनी दी हुई है, 750 जो है वो मिलियन यूएस डॉलर दी हुई है। तो हमारे को उस वाली लिमिट को लेना है, इसमें ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। उसके बाद में आते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है। इसमें लिखा आईआरडीए शेल within what time after the close of each financial year submit to the central government a report giving a true and full account of its activity including the activity for promotion and development of the insurance business during the previous financial year। मतलब आप एक अपने ट्रू और फुल अकाउंट्स की मतलब फुल अकाउंट जो आपके एक्टिविटीज का है, कंप्लीट जो आपके डिस्क्लोजर हैं, कंप्लीट जो आपकी डिटेल है, वो आपको अपने फाइनेंशियल ईयर के खत्म हो जाने के बाद, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद कितने महीने के अंदर, 9 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, कितने महीने के अंदर आपको जो है वो गवर्नमेंट को फाइल कर देनी है। तो आंसर उसके अंदर आएगा 9 मंथ। आपको 9 मंथ के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें, इन्होंने बोला इन द कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस इफ एज ऑन 1 मार्च 2025 एमएसएमई यूनिट गोज टू नेक्स्ट कैटेगरी। यदि मान लो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप एमएसएमई यूनिट हो, तो ये कह रहा है कि 1 मार्च 2025 को एमएसएमई यूनिट गोज टू नेक्स्ट कैटेगरी, कि वो अगली कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। इट शेल सीजेस टू अवेल ऑल द एमएसएमई बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर, कि जैसे वो नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगी 1 साल के बाद में आपके एमएसएमई के सारे बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? इट शेल कंटिन्यू टू अवेल ऑल नॉन टैक्स बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, कि उसको अगले 3 साल के लिए जो है वो जितने भी नॉन टैक्सेबल बेनिफिट हैं वो उसको मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार से वो नॉन टैक्सेबल बेनिफिट क्या आपको 4 साल के लिए मिलेंगे। और आगे लिखा है इट कैन अवेल ओनली फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर आप वो सारे बेनिफिट अवेल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए? सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ध्यान रखना, आप नॉन टैक्सेबल जो बेनिफिट होंगे वो अगले 3 साल के लिए आप कंटिन्यू करोगे, उसके अलावा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला आफ्टर 3 ईयर। तो आंसर हो गया हमारा बी। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, इसमें लिखता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एवरी शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अ। मतलब कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपन देखें तो जितने भी हमारे शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं वो सारे के सारे हमारे शेड्यूल्ड ऑफेंस किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, या उनको हम कौन से ऑफेंसेस बोलेंगे। जैसे इसमें लिखा गया मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है, प्री रिक्विजिट ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है, या प्रीडिकेट ऑफेंसेस है। तो इस वाले ऑप्शन के अंदर यदि अपन देखेंगे तो बहुत इन्होंने इजी क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी हमारे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उनको हम, जो मनी लॉन्ड्रिंग में डिफाइंड है शेड्यूल्स के अंदर, उनको हम क्या नाम देंगे? तो ऑफ कोर्स ही बात है, उनको हम नाम देंगे प्रीडिकेट ऑफेंसेस का, क्योंकि प्रीडिकेट ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो इलीगल मनी से रिलेटेड होते हैं। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या आपका जो है वो इलीगली आप आर्म सेल्स करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो सारे पीएमएलए के अंदर आते हैं और उनको अपन प्रीडिकेट ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पार्ट ए वाला जो है वो पार्ट। अब अपन आते हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में आपको बोला गया आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक में हमारे को दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन केस लॉ का है। इसमें क्या लिखा है, मिस्टर झुनझुनवाला प्रपोज्ड द नेम ऑफ मिस्टर दंदपत एज डायरेक्टर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन इन विदा लिमिटेड। मतलब झुनझुनवाला ने कोई मिस्टर दंदपट है उनका नाम एज ए डायरेक्टर प्रपोज्ड किया है, लेकिन वो लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होंगे।
इन विदा लिमिटेड एंड सबमिटेड ए नोटिस इन राइटिंग ऑन 15/7/2024 अलॉन्ग विद द डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख। और उन्होंने जो डायरेक्टर के इलेक्शन की फीस है ₹1 लाख वो भी जमा करा दी और ये एक नोटिस सबमिट किया है 15/7/2024 को। ठीक है, अच्छा उसके बाद में लिखा है स्टेट द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रपोजल ऑफ झुनझुनवाला इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में आपको बताना है कि इसकी वैलिडिटी क्या है। इसमें लिखा है विदा लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड द गवर्नमेंट हैज बीन ड्यूली इंटीमेटेड, कि यदि मान लो कि ये गवर्नमेंट कंपनी होती है और अपन गवर्नमेंट कंपनी के केस में करते तो क्या होता, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये सारा एग्जाम्प्ट होता है, ये सब चीजें अपने को नहीं करनी होती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा इफ विदा लिमिटेड हैज ए प्रोविजन इन इट्स आर्टिकल फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बाय बैलेट, तो यदि मान लो विदा लिमिटेड के आर्टिकल में ये प्रोविजन होता कि अपन डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन करेंगे वो बाय बैलेट ही होता, तो फिर ध्यान रखना उस केस में क्या होगा। उस केस में यदि इन्होंने अपना राइटिंग में नोटिस दिया भी है, 1 लाख का डिपॉजिट किया भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मीटिंग अपन कंडक्ट करेंगे और मीटिंग में जब अपन इनके दंतपट के डायरेक्टरशिप का रेजोल्यूशन पास करेंगे अपॉइंटमेंट का, तो वो रेजोल्यूशन हमारे को उस मीटिंग में एज पर द आर्टिकल बाय बैलेट ही पास करना पड़ेगा। यदि अपन ने बैलेट से पास नहीं किया तो इन मिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा। उसके बाद if it is a public limited company and the company has not served individual notice on members but 7 days before the meeting advertise such candidature or mention in a local vernacular newspaper in the district where the registered office is situated। देखो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपन किसी भी मीटिंग की बात करेंगे, जिस मीटिंग में हमारे को जनरल मीटिंग में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, तो उस मीटिंग से एटलीस्ट आपको कितने समय पहले 21 क्लियर डेज पहले नोटिस देना पड़ता है। उस नोटिस में आपको क्लियरली ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि हम किस जो है वो प्रपोजल को लेकर, हम किस जो है वो बिजनेस को लेकर ये मीटिंग करने जा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि सर हमारा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, उस डायरेक्टर को हम यहाँ इस मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, उसके लिए हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या एज द केस में भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ता है। ये सारी आपको फॉर्मेलिटीज जो है वो कंपनीज एक्ट की फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस केस में यदि अपन बात करें तो यहाँ पे आप जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ना जो हमारा एक्ट है उस एक्ट की कंप्लाइंस होती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद में देखिए आपको कुछ एक डेटा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेसर्स पियर्सन लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील पाइप्स बनाती है। एज द फॉलोइंग फाइनेंशियल फिगर, उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट हमारे को दी हुई है। अब उस ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो है वो ये क्या बोलना चाह रहा है, जरा देखें इसके अंदर। इसमें लिखा है सबसे पहले तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व दे दिया, प्रीमियम दे दिया और टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई दे दिया और टर्नओवर दिया 575 करोड़ का। अब क्या बोलना चाह रहा है ये आपको, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें बोलता है कंपनी प्रपोजेस टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट ऑफ डिफरेंट टेन्योर रेंजिंग फ्रॉम 3 months to 36 months। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपकी जो पब्लिक डिपॉजिट आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो, तो आपको पता है कि हर प्रकार की पब्लिक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो एलिजिबल कंपनीज हैं, कंपनीज एक्ट में एलिजिबल कंपनी की एक डेफिनेशन है, जो एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल हो रही है कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पे, केवल वही कंपनियां क्या हो सकती हैं, केवल वही कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं पब्लिक से, बाकी नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले वो चेक करना है। उसके बाद इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी यही दे दिया, क्या वो एलिजिबल है, तो एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी और कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बतानी पड़ेगी, एक बात। दूसरा, व्हाट इज द लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कैन इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस देन 6 months। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन आपसे इसके अंदर ये पूछा गया कि क्या जो कंपनी है वो डिपॉजिट पब्लिक से ले सकती है, तो उसकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या है, तो वहां पे लिमिट स्पेसिफाई है, उस लिमिट को आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। आप जब मॉड्यूल उठा के देखेंगे तो मॉड्यूल में 10%, 25%, 35% ऐसे लिमिट्स आपको अलग अलग दे रखी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है कौन सी लिमिट में फॉल होगी क्वेश्चन के हिसाब से, और उसके बाद हमारे को उसका वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। कैन इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस देन 6 months, ऑफ कोर्स कि कंपनी यदि चाहे तो लेस देन 6 months के भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसको अपना जो है वो बिजनेस पर्पस बताना पड़ेगा या वर्किंग कैपिटल नीड अपनी बतानी पड़ेगी, और उसके बाद में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी जो है वो लेस देन 6 months वाले डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है। जनरल केस में अपन देखें तो जिन स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा है कि नहीं सर कंपनी वर्किंग कैपिटल जो कंपनी है वो डिपॉजिट लेस देन 6 months वाले एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उनका भी आंसर सही माना जा सकता है, लेकिन उनको रीजन देना पड़ेगा। यहां इस वाले क्वेश्चन में, आधे वाले क्वेश्चन के अंदर, कि आपने यस लिखा है तो क्यों लिखा है और नो लिखा है तो आपने क्यों लिखा है। उसके बाद, हाउ मच कैन द कंपनी एक्सेप्ट एज डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, की कंपनी अपने मेंबर से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो परसेंटेज मैंने यहां बताया वही सेम का सेम आपको यहां पे भी ऐसे ही आपको परसेंटेज बताना पड़ेगा। फिर लिखा है हाउ मच कैन इट एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक एंड मेंबर्स टुगेदर, मतलब टोटल की यदि अपन बात करें तो 35% से ज्यादा का नहीं होगा,
समझ गए आप मेरी बात? तो आपको 10% और 25% दोनों को यहाँ पे अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा। पब्लिक से हम इतना परसेंट और हम जो है वो मेंबर से इतना परसेंट, और टोटल हमारा ये परसेंट होगा वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट वाला। नाउ कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3A। 3A में लिखा हुआ है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वांट्स टू होल्ड अर्जेंट बोर्ड मीटिंग एट ए शॉर्टर नोटिस। कंपनी अपनी एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करना चाहती है शॉर्टर नोटिस देके। एग्जामिन वेदर द बोर्ड मीटिंग कैन बी कन्वेंड एट ए शॉर्टर नोटिस एंड व्हाट कंडीशन अप्लाई। बिल्कुल, कंपनी जो है वो शॉर्टर नोटिस देके अपनी बोर्ड मीटिंग बुला सकती है, और उसमें आपको जो कंडीशन है आपकी बोर्ड मीटिंग बुलाने की, जो शॉर्टर नोटिस पे अपन बुलाते हैं कि सभी डायरेक्टर्स के पास में नोटिस चला जाना चाहिए, उन्होंने अपनी राइटिंग में कंसेंट दे दी हो शॉर्टर नोटिस के लिए, 100% डायरेक्टर्स की कंसेंट आ गई हो, ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोविजन में मेंशन करनी हो। ज्यादा बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पार्ट है उसका। उसके बाद वेदर डिसीजन कैन बी टेकन एट सच ए मीटिंग विदाउट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नहीं, आपको यदि आप शॉर्ट नोटिस देके आप यदि अपना बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं और आपकी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है 149 वाला, तो आपको एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अपनी मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रखना ही रखना पड़ेगा, या लेटर ऑन टाइम पे अपन उससे उसका जो रेटिफिकेशन है रेजोल्यूशन का वो भी अपन ले सकते हैं। उसके बाद बोला, इफ द मीटिंग इज हेल्ड थ्रू वीसी विद द डायरेक्टर्स इन डिफरेंट लोकेशन, व्हाट विल बी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ऑफ कोर्स ये बात है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वही जो है वो क्या माना जाता है, कंपनी की मीटिंग का वेन्यू माना जाता है, चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे फिर आपकी रजिस्टर जो एजीएम है उसकी बात हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं अपन, इसके 3 के। इसमें लिखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 237 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑर्डर्ड द अमालगमेशन ऑफ ई लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इनटू अ कंपनी नेम्ड ए बी लिमिटेड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के अमालगमेशन मर्जर का, और उसका अमालगमेशन मर्जर कर रहे हैं अपन और एक नई कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम दिया ए बी लिमिटेड। स्कीम में क्या दिया है, शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड आर रिसीव 1200 रुपीज पर एग्जिस्टिंग शेयर्स इन कैश, ठीक है, एंड इन एडिशन 1 शेयर ऑफ ए बी लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इन ए लिमिटेड। मतलब कि जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर है उनको 1200 रुपए पर एग्जिस्टिंग शेयर्स एक तो कैश में मिलेगा, और साथ में उसके अलावा इनको ए बी लिमिटेड का जो एक शेयर है वो भी दिया जाएगा इन अगेंस्ट आपके ए लिमिटेड के 2 शेयर्स के। यदि आपके पास में ए लिमिटेड के 2 शेयर्स है तो आपको ए बी लिमिटेड का एक शेयर भी मिलेगा उसके साथ में 1200 रुपए के साथ में। अब सुनो, 2 shareholder have objected to the amalgamation contending that the compensation awarded is unsatisfactory। उन्होंने क्या बोला कि बोले साहब हमारे को ये जो अमालगमेशन मर्जर पे कंपनसेशन दे रहे हो ये हमारे को एक्सेप्टेड नहीं है, ये तो बहुत कम है, हमारे को थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था। Duly outlining the applicable provision, explain whether any remedy is available to the dissenting shareholder under the Companies Act, what is the effect of the order of the central government passed in this regard। देखिए, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया है अमालगमेशन और मर्जर का और डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे। हालांकि वैसे तो कोशिश ये की जाती है कि जो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपन क्या करें, उनको अपन कंसेंट करवा लें कैसे भी करके। लेकिन चलिए सपोज करिए डाइसेंटिंग शेयर होल्डर 10% वाले हैं हमारे और वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हमारे को उनको एक एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा। तो आप उनको क्या करेंगे कि जो अमाउंट हमारा डिसाइड हुआ है बोर्ड में वो अमाउंट पे अपन उनको एक एग्जिट ऑफर देंगे, उनको उनका पैसा वापस करेंगे और उनको जो है वो भेज दिया जाएगा। अब हमारे पास में कौन से शेयर होल्डर बचे, केवल जो कंसेंटिंग है। तो जो कंसेंटिंग शेयर होल्डर है उनकी कंसेंट 100% मानते हुए और अपन इस स्कीम को जो है वो एप्लीकेबल कर देंगे। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर का इफेक्ट पूछ रहा है इसमें साथ में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड इन दिस रिगार्ड, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर की कंप्लाइंस हमारे को उस रिगार्डिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा प्रोविजन है वो प्रोविजन मेनली इसमें जो है वो आपके 4 मार्क्स का रहेगा, और जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट आपका 2 और 3 मार्क्स का रह सकता है। उसमें ज्यादा आंसर में कुछ नहीं लिखने का है, उसमें सिर्फ इतना सा इफेक्ट में बताना है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में ही एग्जिट प्राइस जो है वो डिसाइडेड होगा, वो एग्जिट प्राइस उनको दे दिया जाएगा और वो एग्जिट प्राइस लेके वहां से जो है वो हट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास में केवल कौन से वाले शेयर होल्डर बचे, जो कंसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, राइट। इसके बाद आते हैं अपन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया, द बोर्ड मीटिंग ऑफ विक्टोरिया वाइब्स लिमिटेड एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट चेन्नई। विक्टोरिया का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेन्नई में है। वाज कन्वेंट 8 PM, उन्होंने बोर्ड मीटिंग करी है 8 PM को, मतलब 8 बजे रात को, और वो भी संडे को करी है 5 जनवरी को एट ताज पैलेस मुंबई के अंदर, ठीक है, जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई के अंदर। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड वाज 14 डायरेक्टर, 14 डायरेक्टर थे, आउट ऑफ विच 2 पोजीशंस वर वैकेंट, और जिसमें 2 पोजीशन जो थी हमारी वैकेंट चल रही थी, तो मतलब हमारे पास में फिल्ड जो पोजीशन है वो है 12 डायरेक्टर्स। एज पर द प्रोविजन आंसर द फॉलोइंग,
एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द वेन्यू, डेट और टाइम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, कि आपको बोर्ड मीटिंग का जो वेन्यू था एक तो बॉम्बे, उसकी वैलिडिटी, जो डेट थी आपको उसकी वैलिडिटी 5 जनवरी संडे की, और दूसरी बात की जो 8 बजे का टाइम था उसकी वैलिडिटी आपको बतानी है। ये बात आपको पता है कि बोर्ड मीटिंग आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो बोर्ड मीटिंग है वो बोर्ड मीटिंग का जो टाइम है वो ऑफिशियली बिजनेस आवर्स के अंदर होगी, वर्किंग आवर्स के अंदर होगी, वो कंपनीज एक्ट में 10 to 6 बताया हुआ है। और दूसरी बात यदि देखा जाए तो अपन संडे की बात, तो वो संडे को अपन मीटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लिखा है हाउ शुड द नोटिस ऑफ द मीटिंग बी सर्कुलेटेड टू अ डायरेक्टर हु इज करेक्टली इन लंदन। देखिए जनरली उसका जो इंडिया वाला एड्रेस है केवल अपन उसी पे क्या करेंगे, केवल अपन उसी पे उसको इंटीमेट करेंगे। यदि वो डायरेक्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इंडिया में है तो उसका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे भी अपन जो है वो उसको इंटीमेट कर सकते हैं। बाकी जो डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बोलता है जो डायरेक्टर इंडिया में प्रेजेंट है हम उन्हीं को बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन देंगे, जो आउट ऑफ इंडिया है उसको हमारे को बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन नहीं देना है। इसके बाद ड्यूरिंग द मीटिंग 7 डायरेक्टर अटेंडेड, 7 लोग प्रेजेंट हुए, 3 इन पर्सन जो बॉम्बे से मतलब बॉम्बे में आ गए थे, और 2 जो थे वो भोपाल से प्रेजेंट थे, और 2 लोग जो थे वो लंदन से प्रेजेंट थे थ्रू वीसी के जरिए। तो 3 और 2 5 और 2 7 डायरेक्टर ऐसे हमारी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। कोरम की बात करेंगे। हाउएवर 5 मिनट आफ्टर कमेंसमेंट द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ द 3 डायरेक्टर अटेंडेड थ्रू वीसी गॉट डिस्टर्बेड एंड दे कुड नॉट पार्टिसिपेटेड फर्दर। 3 डायरेक्टर जो हमारे वीसी से आ रहे थे सब, उनका जो इंटरनेट का कनेक्शन था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और वो वीसी के जरिए मीटिंग को अटेंड प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। Chairman proceeded with the agenda and declared that all the resolution were duly passed since the agenda paper and draft resolution had been circulated in advance। ध्यान रखना इसमें इन्होंने बोला है कि एजेंडा पेपर सारे सर्कुलेट कर दिए और आपके मीटिंग का जो चेयरमैन था उसने सारे रेजोल्यूशंस को जो है वो प्रॉपर्ली पास मान लिया। आगे लिखा है इन एडिशन रेफरिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014 डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द प्लेस ऑफ द मीटिंग एंड द रेजोल्यूशन पास्ड। 2 चीजें इन्होंने पूछी कि एक तो आपको मीटिंग का जो प्लेस है एक तो उसकी वैलिडिटी बतानी है, एक तो उसका क्या होगा, वो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है इस वाले से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो रेजोल्यूशन पास आपने करे उसकी वैलिडिटी क्या है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस समय पे कोरम प्रेजेंट थी क्या। जिस समय आपका इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्शन हो रहा है, डिस्टर्ब्ड हो रहा है, उस समय आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका वहां पर कोरम प्रेजेंट थी क्या। यदि कोरम प्रेजेंट उस रेजोल्यूशन के पास होने के समय थी तो क्या माना जाएगा, वो रेजोल्यूशन वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज चेयरमैन के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास कराए गए हैं वो वैलिड नहीं होंगे। बहुत शॉर्ट में आंसर है। उसके बाद में आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा यूनाइटेड सोशल सर्विस लिमिटेड इज अ कंपनी फॉर्म्ड बाय 10 प्रोफेशनल, 10 प्रोफेशनल है उसके अंदर, ईच कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 1 लाख एज पेड अप कैपिटल मेकिंग टू टोटल पेड अप कैपिटल रुपीज 10 लाख। द कंपनी इंटेंड्स टू प्रोवाइड वेरियस कंसल्टिंग और सपोर्ट सर्विस टू एनजीओस एंड सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्पज ऑफ अर्निंग ओनली मार्जिनल प्रॉफिट सफिशिएंट टू सस्टेन ऑपरेशन। Company has registered office in Delhi but intend to carry out activity in a pan-India basis. In this context, critically examine following perception of the company and advise its management in line with the provision of the Companies Act. Whether the company can be treated as a non-profit making company merely based on its object or intention. देखो इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने 10 प्रोफेशनल्स ने मिलकर कंपनी बनाई है, वो कंसल्ट करेंगे और सपोर्ट सर्विसेज देंगे एनजीओस को या सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को, बढ़िया बात है, लेकिन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग ओनली मार्जिनल प्रॉफिट सफिशिएंट टू सस्टेन द ऑपरेशन। इन्होंने ये बात लिख दी, तो इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हो ना। जबकि सेक्शन 8 वाली कंपनीज के लिए अपन ने बात करी थी, आपको ध्यान होगा अपन ने पढ़ा था कि हम किसी भी तरीके का प्रॉफिट अर्न नहीं करते, और जो भी हमारे पास में कोई भी अर्निंग्स आती है तो वो अर्निंग्स हम हमारे ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए काम में लेते हैं, ना कि हम हमारे बिजनेस को या बिजनेस ऑपरेशंस को सस्टेन करने के पर्पज से काम में लेंगे, ठीक है। फिर लिखा है इफ नॉट वेदर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। यदि मान लो कि इसको अपन एनपीओ नहीं मानते हैं एक बार के लिए, तो इसमें लिखा है वेदर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। हाँ अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इसको एनपीओ के अंदर, लेकिन आपको एक चीज बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो मार्जिनल प्रॉफिट वाली बात है ये आपको हटानी पड़ेगी। आप मार्जिनल प्रॉफिट किसी भी तरीके का अर्न नहीं कर सकते, आप एक रुपए का प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, द प्रोसीजर एंड द रिक्वायरमेंट फॉर सच कन्वर्जन, ये इसका पूरा प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा कि यदि अपन सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट होते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्जन करने का तरीका हमारा क्या होगा। यदि आज की तारीख में हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान लें अपने आप को, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान लें एज गिवन इन क्वेश्चन, तो हम उसको एनपीओ में या हम सेक्शन 8 कंपनी में किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हमारे को पूरा यहाँ पे समझाना है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बतानी है, ठीक है।
इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें दिया गया ब्रीफली आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर्स अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। अपने को बताना है कि यदि ऑडिटर्स के द्वारा किसी भी तरीके का फ्रॉड ऑडिट करते समय पकड़ा गया है तो उसको आप ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को या फिर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर उसके सेक्रेटरी को आप किस तरीके से रिपोर्ट करोगे। ये प्रोविजन आपके ऑडिट के सब्जेक्ट के अंदर भी आता है और यही का ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट में भी दिया हुआ है। वो पूरा प्रोविजन हमारे को आउटलाइन करना है, ठीक है, उसको डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसमें लिखा गया अंडर द प्रोविजन ऑफ आईबीसी एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या आप यदि अपना रेजोल्यूशन प्लान जो आपके पास में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स लेकर आए हैं उस रेजोल्यूशन प्लान को आपको अप्रूवल कराना है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से उसका अप्रूवल कैसे होगा, अप्रूवल का क्या प्रोसीजर होगा, सीओसी में कितने % आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनकी अप्रूवल अपने को चाहिएगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल चाहिएगी या ऑपरेशनल क्रेडिटर की अप्रूवल चाहिएगी, ये सारा अपने को प्रोविजन समझाते हुए और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे जिसके बिहाफ पे हमारे रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल हमारे को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दे देवे, ये हमारे को यहां पे बताना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है CSR has emerged as an essential component for promoting the welfare of the society in India. The CSR framework is primarily governed by the Companies Act 135 section उसके लिए लगता है and has evolved significantly over the years through national and international initiative. In this background, explain the following terms and their provision. यानी कि अपने को सबसे पहले तो क्या करना है, जो NVG है on the social environment and economic responsibility of the business, हमारे को ये हमारी जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन है सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर एक तो वो समझानी है, तो हमारे को इसके 3 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG और यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल UNGP और रिवाइज्ड NVG जो आपके ये जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन है ये रिवाइज्ड हुई थी, तो ये इसका जो रिवाइज्ड कंटेक्स्ट है वो हमारे को बताना पड़ेगा CSR को फ्रेम करते हुए या CSR को बेस लेते हुए। कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछा है। नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NGRBC एप्लीकेबिलिटी टू ऑल द बिजनेस, कि हम ये देखें कि जो हमारी ये गाइडलाइन है इस गाइडलाइन के किस तरीके से जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो चाहे हम एक CSR फ्रेमवर्क के को जो है वो फोकस करते हुए अपना जो है वो जवाब देवे या फिर हम किसी अदर बिजनेस प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है या प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनी है उसके कंटेक्स्ट में अपन अपना रिप्लाई दें। तो अपने को दोनों के केस में क्या करना है, अपने को दोनों के केस में इसका आंसर लिखना पड़ेगा कि सर जो नेशनल गाइडलाइन है ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कंडक्ट वो क्या है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के फेवर में भी, और जो हमारे जो कंपनियां आपके CSR के बेसिस पे, मतलब ऐसा बोलूं एक इन शॉर्ट में कि NPO के बेसिस पे चल रही हैं उन कंपनियों के लिए भी हमारे को एक गाइडलाइन का आंसर देना है। उसके बाद में एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि BI प्रोसेस वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल है, आपको मॉड्यूल में डायरेक्टली प्रोसीजर दिया हुआ है, वो प्रोसीजर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, BI काम करता है। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने यदि कोई डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन भी अपना दिया और उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया है उनका आंसर भी करेक्ट होगा, वो आंसर भी गलत नहीं होगा क्योंकि डायग्रामेटिकली भी इसका आंसर जो है वो दिया जा सकता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7A पे। फॉर द इशू ऑफ एन IPO कंपनी मस्ट फुलफिल सर्टेन एलिजिबिलिटी कंडीशन रिगार्डिंग नेटवर्थ, नेट टेंजिबल असेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक्सप्लेन दीज कंडीशन विद रेफरेंस टू द SEBI ICDR रेगुलेशन 2018। ऑल्सो स्टेट व्हाई दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन लेड डाउन टू मेक एन IPO। देखो ये क्राइटेरिया इसलिए बनाया गया कि ताकि कंपनी की कंपैटिबिलिटी, कंपनी की कैपेबिलिटी पता लगे कि क्या कंपनी पब्लिक मनी या पब्लिक फंड को लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा कि इसलिए ये सारे क्राइटेरिया बनाए गए। अब ICDR की गाइडलाइन के अनुसार आपको बताना पड़ेगा कि कितना नेटवर्थ, कितना नेट टेंजिबल असेट और कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, जिसके बेसिस पे आप यहां पर अपना IPO लॉन्च कर सकते हो, आप अपना मेन बोर्ड का IPO लेकर आ सकते हो। ठीक है, वो ICDR की गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है। ये 2 मार्क्स का करके और 1 मार्क का आपको ये क्वेश्चन बना दिया। तो आप ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन का जो बाइफर्केशन होगा वो 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क का रहेगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें भारी भरकम क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है सच। उसके बाद में आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा B, मतलब 7th का B। Reputed car manufacturer implemented a discount policy applicable to the customer and instructed a dealer not to offer any discount beyond the prescribed limit। कार मैन्युफैक्चरर है, उसने एक डिस्काउंट पॉलिसी बनाई है जो कस्टमर्स के लिए और डीलर्स को बोला है कि जो पॉलिसी में प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं देना। इट फर्दर डायरेक्टेड दैट एनी डीलरशिप फाउंड सेलिंग और बिलिंग एट प्री रिवाइज्ड प्राइसेस आफ्टर अ प्राइस इंक्रीज वुड बी डीम्ड टू हैव वायलेटेड द सेलिंग नॉर्म। और यदि कोई भी इस नॉर्म को तोड़ेगा तो अपना ये मानेगा कि भाई उस डीलर ने क्या करा है कि हमारे सेलिंग नॉर्म्स को वायलेट कर दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया है।
सच बिलिंग वुड बी ट्रीटेड एज अनऑथोराइज्ड डिस्काउंटिंग, और ये माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, अनऑथोराइज्ड डिस्काउंटिंग कर रहे हो। कंपनी मॉनिटर्ड कंप्लाइंस थ्रू मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है जिसके थ्रू कंपनी इस चीज का सर्वेलेंस करती है। इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन डीलर एंड थ्रेटन्ड स्ट्रिक्ट एक्शन सच एज स्टॉपेज ऑफ सप्लाई एंड रिकवरी ऑफ पेनल्टी, और उस पे क्या कर दिया, डीलर पे कुछ पेनल्टी इंपोज कर दी, और उनको स्ट्रिक्टली जो है वो सबसे पहले उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना आगे से, अभी तुमने कर दिया है तो कोई बात नहीं। The company contends that these measures are intended to maintain standard guideline and discipline and do not violate any provision of the Competition Act. Examine whether the conduct of company is in contravention of the provision of the Competition Act or not. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब आपको ये बताना है कि कंपनी ने जो अपनी ये पूरी की पूरी पॉलिसी बनाई है, ठीक है, क्या ये पॉलिसी कंपटीशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको हार्म करती है या नहीं करती है। तो देखो आपको इसमें ना ये देखना पड़ेगा कि अपन जो पॉलिसी ये बना रहे हैं उस पॉलिसी में अपन ने ये लिख दिया कि भाई हम रेटें तय कर रहे हैं, हम डिस्काउंट के प्राइजेस तय कर रहे हैं, तो हम यदि रेटें तय कर रहे हैं और हम डिस्काउंट के प्राइजेस तय कर रहे हैं और उससे ओवर द लिमिट आपको जाकर किसी भी तरीके का डिस्काउंट नहीं देना है, मार्केट में प्रैक्टिकली भी यही होता है कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है, डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो आपका मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर तय कर देता है, और आप उससे ज्यादा परसेंट पे, आप उससे ज्यादा प्रतिशत पे डिस्काउंट दे भी नहीं सकते। तो इसलिए कंपनी के द्वारा यदि ये पॉलिसी बनाई गई है तो इस पॉलिसी को जो है वो वैलिड माना जा सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 थे, इसमें लिखा गया मिस्टर सोनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम इंडिया मूव टू यूएसए इन 2010, रिमेन्ड सेटल्ड देयर अंटिल 2024। ड्यूरिंग हिज स्टे ही परचेज्ड अ फ्लैट सम इक्विटी शेयर इन अ कंपनी collectively valued at $1 lakh. Additionally, certain immovable property were acquired in his wife's name. Upon her unfortunate demise due to her heart attack, Mr. Sony inherited those property valued $50,000. 1st January 2025, Mr. Sony returned to India with the intention to settle permanently. तो 1 लाख का तो ये उसके पास में था इक्विटी शेयर और कुछ फ्लैट था, और 50,000 का इनहेरिटेंस में उसके पास प्रॉपर्टी आ रही है। फिर लिखा है इन दिस कंटेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग कीपिंग द माइंड द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट, डिफाइन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड 3 एग्जाम्पल। आपको आपके मॉड्यूल के अंदर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसका क्लियर कट वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और दूसरा कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किस किस तरीके से जो है वो माने गए, जैसे असेट्स में यदि कोई भी चेंज आता है किसी भी तरीके का, लाइबिलिटीज के अंदर कोई भी चेंज आता है किसी भी तरीके का, या फिर अपन क्या करते हैं कि या फिर अपन कोई भी एसेट परचेज कर लेते हैं, या अपन मान लो कि क्या कर रहे हैं कि कोई भी अपन ने लोन ले लिया जो हमारा लॉन्ग टर्म का लोन है, उसकी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वाले लोन करंट अकाउंट में चले जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म का लोन आपने ले लिया, तो इस तरीके से आपको 3 एग्जाम्पल जो है वो क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद Mr. Sony, now a resident in India, wishes to pay certain outstanding dues in foreign currency, that means dollar में, from his foreign currency account held abroad. Is he eligible to do so? Advise him suitably. हाँ कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंडियन रेजिडेंट है या इंडिया का जो रहने वाला व्यक्ति है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और यदि मान लीजिए कि वो क्या करता है, वो किसी भी तरीके से फॉरेन कंट्रीज में कोई भी पेमेंट करता है, तो वो जितने भी सारे पेमेंट होंगे वो सारे पेमेंट आपको कैसे सेटल करने पड़ेंगे, आपका जो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, आरएफसी अकाउंट होता है, उसके थ्रू करने होते हैं। तो ठीक है, एलिजिबल है, वो कर सकता है अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसको ऑथोराइज्ड पर्सन या ऑथोराइज्ड बैंक और ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू ही ये ट्रांजेक्शन करना है, वो डायरेक्टली हिमसेल्फ और हरसेल्फ ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन दिया इन्होंने, रोल ऑफ द आरबीआई इन फॉर्मुलेशन ऑफ द मॉनेटरी और बैंकिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज इन इंडिया। बीएसटी जैसा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने 7 मार्क्स के अंदर कि आरबीआई का रोल बताना है कि आरबीआई का रोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी को बनाने में। तो जो हम आरबीआई वाली यूनिट पढ़ते हैं, रोल ऑफ आरबीआई वाला, ठीक है, बैंकिंग लॉज में सेकंड यूनिट में, वहां से क्वेश्चन उठा है और आपको क्लियरली जो है वो 2-2 लाइन के अंदर, 3-3 लाइन के अंदर बस ये बताना है तीनों पॉलिसीज को कवर करते हुए, मॉनेटरी, बैंकिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज को, कि वहां पे आरबीआई का रोल क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ये तीनों ही पॉलिसी आरबीआई के बिना नहीं बन सकती। मेन जो हमारा लीड बैंक है, जो अपेक्स बैंक है, वो आरबीआई है, और जितनी भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज बनती है, हमारी इवन बैंकिंग पॉलिसीज बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए बनती है, और जो हमारे इंडिया के फाइनेंस या फिस्कल जो पॉलिसीज की अपन बात करें या फाइनेंस पॉलिसीज की अपन बात करें, उसमें भी आरबीआई का रोल रहता है। तो आपको वो रोल एक एक 2-2 पॉइंट के अंदर आप चाहें तो एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली पॉइंट यदि 2-2 पॉइंट के भी लिखते हैं तो भी आराम से आपका आंसर कवर अप हो जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा पेपर रिव्यू, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।